नमस्कार, स्वागत है आपका देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सरहदी इलाके में पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग में एक ही परिवार की 2 महिलाओं की मौत हो गई है। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने ये फायरिंग की है। पिछले 1 हफ्ते से जारी सीज़ फायर उल्लंघन में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी हैं और घायल होने वालों की तादाद अब तक 75 के पार पहुंच चुकी है। इन सीमावर्ती इलाकों में हज़ारों की तादाद में लोग सुरक्षित जगहों पर कूच कर रहे हैं। हालांकि भारत ने भी अपनी तरफ से पाकिस्तान की इस हरकत का माकूल जवाब देने की बात ज़रूर कही है। हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि सीमा पर यह संकट कितना गंभीर नज़र आ रहा है और ऐसे माहौल में आखिर किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी या फिर बातचीत होगी भी या नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरह के सिग्नल मिल रहे हैं वो थोड़ा परेशान कर देने वाले हैं। मेरे साथ कई मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में। राना बैनर्जी हैं जो कि स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट में। इसके बाद मेरे साथ विनोद शर्मा हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। शिव शंकर मुखर्जी एम्बेसडर रह चुके हैं कई देशों में। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। और साथ ही पाकिस्तान से भी एक वरिष्ठ पत्रकार मुबश्शिर बुखारी हमारे साथ मौजूद होंगे। इन तमाम मेहमानों के जरिए इस मुद्दे की गंभीरता को समझने की कोशिश करेंगे। विनोद जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ कि ये संकट आपको कितना गंभीर नज़र आ रहा है 2003 के बाद से, अगर आप देखें तो? देखिए, बात यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई खाना बजाना तो होता नहीं है। वहाँ पर तो एक बड़ी पनिशिंग टेरेन है और गोलाबारी वहाँ चलती रहती है। फ़र्क सिर्फ इतना है इस बार कि पाकिस्तान की तरफ से, जैसे कि हमें बताया जा रहा है, बमबारी हुई और सिविलियंस पे हुई और उसके चलते जो जवाब भारत ने दिया उसमें एस्केलेशन पैदा हुई दोनों के स्टैंड ऑफ में, और ये एस्केलेशन अभी तक चल रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस एस्केलेशन के पीछे इसलिए इंटरेस्टेड था कि पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फिर से उभरे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं ऐसा करने के? देखिए, पाकिस्तान की जो इंडिया पाकिस्तान पॉलिसी है उसमें वहाँ की फ़ौज जो है उसकी हिस्सेदारी सिविलियन लीडरशिप से ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तमाम इक्विटी उनके पास है, लेकिन सिविलियन लीडरशिप से ज़्यादा उनकी हिस्सेदारी है। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो भी मीटिंग हुई, जहाँ पर बावजूद इसके कि नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ी मुस्तैदी से इस मुद्दे को उठाया और ये कहा कि हिंदुस्तान जो है बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है, उसका जवाब हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, लेकिन वो ज़्यादा वहाँ पर कार्यरत नहीं हुआ उनका जो स्ट्रेटजी था। अब वो वहाँ हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे बमबारी कर और एस्केलेशन की स्थिति पैदा कर और भारत की जो नई सरकार है उसका भी पॉलिसी जो है वो बड़ा वाजे कर दिया गया था इलेक्शन के कैंपेन के दौरान कि जो अगर भारत की सीमाओं पे तनाव पैदा किया जाएगा तो उसका जवाब भारत देगा। अब इस सब के चलते अंदेशा ये है, डर ये है कि कहीं ये एस्केलेशन और ज़्यादा बढ़े नहीं और किसी एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट में न तब्दील हो जाए। लेकिन खबरें जो आ रही हैं वो ये कि भारत के जवाब देने के बाद से कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो एक बैलेंस में अटकी हुई है। देखिए, बैलेंस में मैं ये कह रहा हूँ कि इस बमबारी को रोकना चाहिए और इसको रोकने का एक अच्छा आसान तरीका ये होता है कि हमारा कोई बातचीत का सबब बना रहता, जिसके चलते हमारे प्रधानमंत्री फ़ोन उठा के उनसे बात करते या उनके प्रधानमंत्री फ़ोन उठाकर हमारे प्रधानमंत्री से बात करते और उस लेवल पे जब बातचीत होती है तो इस पे रोक तुरंत लगती है। हॉटलाइन किस दिन काम लेकिन आएगी? वहाँ की जो सरकार में कुछ ऐसे, वहाँ के जो आर्मी में कुछ ऐसे तत्व हैं और सरकार में भी हैं जो ये समझते हैं कि इसको अगर हम इसके तनाव को बढ़ाएंगे तो कश्मीर एक पोटेंशियल न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनकर इस बरसगीर में उभर सकता है और उस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो, मैं समझता हूँ, बाध्य हो जाएगा उनके हिसाब से इस मैटर में इंटरवीन करने के लिए। राना बनर्जी, क्या ये स्ट्रेटजी जो है पाकिस्तान की रणनीति ये काम आ रही है? पाकिस्तान यही चाहता था कि वो पहले हमला करें फिर भारत जवाब दे, उसी तरह से बिल्कुल हो रहा है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रही हैं, आप देखें अगर इंटरनेट को। जी, मैं शर्मा जी की विचारों से सहमत हूँ। ज़्यादातर पहले क्या होता था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ज़्यादा मुठभेड़ हो रही हैं, ये वहाँ की सेना जब इस तरह की गोलीबारी करती थी तो घुसपैठ को एक कवरिंग फायर देने के लिए किया जाता था। लेकिन इस बार ये मुद्दा कुछ भिन्न नज़र आ रहा है और ये इसीलिए किया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान ये महसूस करता है कि ये जो नई सरकार की, भारत की सरकार की नीति है कि हम बातचीत अभी नहीं करेंगे, तो बातचीत जब भी पाकिस्तान के साथ
भारत ने न करने का सिद्धांत इस तरह का लिया है, तो दो तरह के रवैये पाकिस्तान की सरकार ने अपनाए हैं। एक तो जो आतंकवाद करने वाले कुछ गुट हैं उनको सहारा देकर वो भारत में कोई ना कोई घटना करवाने पर उजागर कर देती है, और दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के मुद्दे को उजागर करती है। तो इस बार अभी पहला वाला तो उन्होंने नहीं अपनाया अभी तक, गनीमत है, लेकिन वो अपना सकते हैं। और दूसरा जो उनकी पॉलिसी रही है वो यही रही है कि ये दिखाया जाए सारी दुनिया को कि ये हम लोग इस पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। राणा बनर्जी, ये बड़ी अजीब बात है कि हम यहाँ ज़रूर बात कर रहे हैं हमला और जवाबी हमला, और लगता है कि बहुत आसान बात है, लेकिन दोनों तरफ वो मासूम जानें हैं जो हलाक हो रही हैं। तो यानी आपको लगता है कि फ़िलहाल आपका तजुर्बा क्या बताता है कि ये एस्केलेट होता हुआ नज़र आ रहा है, आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? ये बिल्कुल गंभीर मुद्दा है और एस्केलेट होता हुआ नज़र आ रहा, होना नहीं चाहिए। और इस तरह का रवैया अगर दोनों तरफ से कोई भी पीछे नहीं हटेगा तो ये बात और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मुबशर बुखारी मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान से मौजूद हैं, इस्लामाबाद से। मुबशर बुखारी साहब, ये बताइए कि क्या कश्मीर के मुद्दे को सीरियस बनाना, संजीदा बनाना और इंटरनेशनलाइज करने का कोई और तरीका नहीं हो सकता लोगों की जान जाने के अलावा? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑल टुगेदर डिफरेंट है। मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पे जितने आपके पैनलिस्ट हैं उनमें से शायद वाहिद हूँ जिसने ऐसी स्कर्मिशेस के दौरान 3 दफे LOC सेम इलाके में विजिट किया है। एक दफे 98 में, दूसरी दफे 2005 में और तीसरी दफे अब 2014 में। और उसमें मुझे तो बिल्कुल ये लगता है ये रूटीन मैटर एक LOC पे बन गया है। और मेरे लिए हैरानकुन बात है कि ब्लेम गेम दोनों तरफ से जारी है। इंडिया ने पहल की या पाकिस्तान ने पहल की। आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि पहल जो भी करता है, जाने जो है दोनों तरफ मासूम तय हो रही हैं। जब 1998 में मैं गया, सुचीतगढ़ साइड पे गया, वुड यू बिलीव कि मैं एक गांव में जाने की कोशिश कर रहा था एज अ जर्नलिस्ट, तो मेरी गाड़ी पे भी इंडियन साइड से फायरिंग हुई। तो मतलब मैं आई वाज स्टन्ड के ये क्या हो रहा है। ओके, दो फोर्सेस के दरमियान अगर क्रॉस फायरिंग हो रही है तो उन्हें एक दूसरे तक रहना चाहिए। अवामुन नास को या पब्लिक को आप क्यों टारगेट कर रहे हैं? यही वाकया जो है, यही हालात मुझे अभी जब 2014 में पिछली दफे जब हुआ तो मैं वहां पे गया और वहां पे मैंने गांव देखकर मॉर्टर्स के निशान और लोगों को जो है वो मरते हुए उधर मैंने देखा। बात ये नहीं है, बात ये है दोनों तरफ से ब्लेम गेम जारी है और आज तक एक भी एफर्ट नहीं हुई कि चलें आप इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग मिशन ही कम से कम कोई डिमांड कर ले यूएन। लेकिन मुबशर साहब, यहाँ हमारे मेहमान जो विनोद शर्मा हैं, पाकिस्तान बहुत बार जा चुके हैं, उनके खुद के जर्नलिस्ट दोस्त भी हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे इशू को समझते हैं। और ये उन लोगों में शामिल हैं जो शायद जिन्हें हॉकिश आवाज़ हम नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल दोनों देशों की जो दोस्ती है उसके हामी हैं ये। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है वो इस वक्त ऐसी लग रही है कि कश्मीर मसले को उठाने का सिर्फ एक ही तरीका नजर आ रहा है पाकिस्तान को, वो है बॉर्डर पर इस तरह की झड़पें होना। जी, मतलब मैं वही अर्ज करने जा रहा था कि अगर तो कश्मीर मसले को उठाने का ये झड़पों से ताल्लुक है तो इसका मतलब है कि हर साल पाकिस्तान ये एफर्ट कर रहा है कश्मीर का मसला उठाने के और उसमें कामयाब नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि इतने बेवकूफ यहाँ के थिंक टैंक वाले भी नहीं है कि हर साल इस तरह के एक को लॉन्च कर दें, उसको नाकामी के बाद अगले साल भी उसको रिपीट कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है इसके पीछे कुछ और रीजन हो सकती हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका जो मैं अर्ज कर रहा हूँ वो यही है कि आप इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग मिशन की डिमांड कर दें। दोनों कंट्रीज को चाहिए। पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है, तो दोनों में से अभी तक किसी ने ये नहीं किया। अभी आप फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान की तरफ से तो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका पॉलिटिकल इस तरह के स्पेशली फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है कंट्रोल है पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, जबकि मुझे यही सूरत हाल, मतलब मैं इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत समझता हूँ, वहाँ पे बहुत सारी चीजों की फ्रीडम है, इन सब चीजों से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट का भी इस तरह के इश्यूज के ऊपर कोई कंट्रोल है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई पहल नहीं हुई, कहीं से राब्ता नहीं हुआ, तो इंडिया को कर लेना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को बातचीत करनी चाहिए थी। मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ, यहाँ दो और मेहमान हैं उनको शामिल करना चाहती हूँ। विनोद जी, आती हूँ आपकी तरफ। शिवशंकर मुखर्जी, ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि जब दोनों ही अपनी अपनी तरफ की बातें रख रहे हैं तो क्यों ना इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग मिशन से बात की जाए, उनसे कहा जाए कि आप देख लीजिए कि क्या हालात हो रहे हैं बॉर्डर पे।
ये सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन एक तो ये टोटली अननेसेसरी और इम्प्रैक्टिकल है। दूसरा, ये एक और उदाहरण है पाकिस्तान के स्ट्रैटेजी का। पाकिस्तान के आर्मी जो पाकिस्तान के बड़े मुद्दों में, बिग टिकट इश्यूज में पाकिस्तान को रूल करता है, उसका एक ही नंबर 1 उद्देश्य है इंडिया को जितना हो सके हानि पहुंचाना। दिस इज द प्रैक्टिस इन कश्मीर ऑल्सो। अब ये जो आई गो स्ट्रेट टू द टॉपिक, ये जो है कि ये सीज फायर वायलेशंस जो हो रहे हैं वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जिस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, उस पे स्ट्रिप मैप्स वगैरह सब साइन हो चुके हैं। तो वहाँ पर हर साल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर साल अगर होता है तो हम इसको इग्नोर कर लें। अब पाकिस्तान का ये जैसे हुर्रियत लीडर से मिले कि हर साल होता है तो इस साल भी मिले, ये मिसकैलकुलेशन है। हमारे तरफ आपने कहा दोनों तरफ मौसूम जाने मौजूद हैं, हमें हमारे सरकार को हमारे तरफ जो मौसूम जाने हैं उनका ख्याल करना है, उनको सुरक्षा देनी है। मारे गए हैं लोग, बच्चे मारे गए हैं, औरतें मारे गए हैं, आर्मी कैंप्स चला रही है जो गांव छोड़ के भाग गए हैं। नॉर्मली ये होता है, इस समय हमेशा पाकिस्तान आर्मी का ये वो रहा है सालों से, तकरीबन 1990-91 से, कि इस समय फायरिंग के कवरिंग फायर जैसे विनोद ने बोला देते हैं ताकि इन्फिल्ट्रेशंस को इंडिया में कश्मीर में डाल सकें, क्योंकि कुछ ही देर में बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगा, उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन बंद हो जाएगा कुछ महीनों के लिए। यानी आप ही कह रहे हैं ये परफेक्ट टाइमिंग तो है ये नहीं, लेकिन इस बार मिस्टर बैनर्जी ने जैसे बोला, इस बार थोड़ा कुछ और भी लग रहा है। ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उनका और हमारी आर्मी इसको संभालती है। इस बार थोड़ा ज्यादा हो रहा है और काफी ज्यादा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इस पे तो स्पेक्युलेट ही कर सकते हैं क्यों हो रहा है। नंबर 1, भारतवर्ष में नया सरकार है और साफ साफ बोल दिया है, यूएन में सिर्फ नहीं, यहाँ डायरेक्टली भी बोल दिया है हमारे सरकार ने कि जमाना बदल गया है। आपने सुना होगा राजनाथ सिंह के बयान को। और पाकिस्तान इसको मेरे ख्याल टेस्ट करना चाहती है कि कितना जमाना बदला है। और उनको, और दूसरी बात, वो तो हमारी इंटरनल मामला है, पाकिस्तान के हिसाब से मैं एम नहीं कर रहा। इस बार आपने देखा होगा हमारी सरकार ने क्योंकि देश उबल रहा है इस स्केल से कि जितना हो रहा है यहाँ पर सीज फायर वायलेशन, जितनी फायरिंग हो रही है, 50 पोस्ट टारगेट हो रहे हैं, सिविलियंस टारगेट हो रहे हैं, तो जनता भी काफ़ी उबल रही है। तो इस बार अनलाइक पहले उतना सरकार कॉन्फिडेंस में जनता को नहीं लेती थी कि ये हो रहा है और आर्मी ये कर रही है वगैरह। हाँ, मुझे बिल्कुल भरोसा है कि पहले भी उचित काम करती थी आर्मी। उसके मुताबिक भी हम देखें तो राहुल गांधी ने अब ये कह दिया है कि फिलहाल मोदी जो है वो चुपचाप बैठे हुए हैं। पहले बहुत कहा करते थे जब ऑपोजिशन में थे। इत्तेफाक से उन्होंने मिस्टर मोदी को ऑपोजिशन लीडर भी कह दिया। खैर वो दूसरी बात है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बातचीत की जो बात उठा रहे हैं इज अटर नॉनसेंस, क्योंकि साफ सालों सदियों से भारतवर्ष बातचीत की बुनियाद रख रहा है और नतीजा सबने देखा है। सारी दुनिया में पाकिस्तान का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इट इज़ अ टेररिस्ट स्टेट। इट इज़ क्या कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल से लेके उनको जो मदद करते हैं, जिनसे पैसा आता है, अमेरिका से लेके सब उनको डिफाइन कर चुके कि आप टेररिस्ट स्टेट हैं। इस बैकग्राउंड में हमारे सरकार ने क्लियर कर दिया कि हम बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि टेररिज्म और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। और ये बिल्कुल सही पॉलिसी है। का इस्तेमाल आप कर रहे हैं कि फिलहाल बातचीत ही क्यों की जाए, इसका पूरा लॉजिक ही शायद खत्म हो जाएगा इस बात के बाद से। लेकिन जनरल कादियान, ये बताइए फिलहाल कि जो मुबश्शिर साहब कह रहे थे, एक तो उनकी बात का भी आप जवाब दें और दूसरे इन पूरे हालात को आप कितना रूटीन से अलग मानते हैं, कितना गंभीर मानते हैं? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान में हमें एक ऐसा पड़ोसी मिला है जो हमारे साथ अमन चाहता ही नहीं है। और जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, मैं पाकिस्तान सेना की बात करता हूँ। पाकिस्तान सेना कभी नहीं उन्होंने चाहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार आए। जब से सीज़ फायर 2003 में आई है, ये भी उनके कहने पर आई थी। पिछले 11 साल में इन्होंने बार बार इसका उल्लंघन किया है। उस प्रोवोकेशन के बावजूद हमारा देश हमेशा सभ्यता की, समझदारी की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। उनको बताया कि हम अभी भी जो आपने इतना कुछ किया है, बॉम्बे में किया है, सांबा में किया, हेमराज की गर्दन ले गए, फिर भी आपने इंटरनेशनल फोरम में जाके भी बोला, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री बोला कि हम अभी भी आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम आप वो माहौल तो बनाएं पहले जिसमें बात हो सके। ये जो सीज़ फायर वायलेशन हुई है, पिछले हम 8 दिन से मीडिया में यही विश्लेषण कर रहे हैं कि वो क्यों कर रहा है। उसकी वजह कोई भी हो, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन की हो, चाहे वो इंटरनेशनलाइज कर रहा हो,
या और भी कोई, चाहे वो कश्मीर में क्योंकि आर्मी पॉपुलर होगी तो फिर लोगों को दिखाना चाहता है कि भाई हम भी अभी भी एरिना में हैं, कोई वजह हो, इसका नतीजा ये है कि हमारे मासूम लोगों की हत्या हो रही है। 8 लोग मर चुके हैं, नहीं तो ये बताइए ज्यादा घायल हैं, अब हमें करना क्या चाहिए? नहीं, ये बताइए कि अब यहाँ से हालात कहाँ जाएंगे, ये जानना चाहते हैं। देखिए, अभी मैं एक सोल्जर की भाषा बोलता हूँ, क्योंकि अभी मुबशिर साहब जो कह रहे थे पाकिस्तान से, वो ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हिंदुस्तान जो जवाब दे रहा है वो भी हिंदुस्तान के कंट्रोल में है, वो खुद जो है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन सारे। वो उनकी राय है। भारत के पास कोई मोटिवेशन नहीं है कि हम LOC पर फायर करें। कश्मीर का मुद्दा हमेशा पाकिस्तान को अकरता है, वो हमेशा फायर करते हैं। इस बार अगर ये फायरिंग बंद होनी है तो इसकी 2 शर्तें होनी चाहिए। पहला, इसकी पहल पाकिस्तान की तरफ से आए, दूसरा पाकिस्तान माने कि ये पहल उन्होंने की थी, वरना हमें सीज फायर के ऊपर जो फायरिंग हो रही है उसको एस्केलेट करना चाहिए। हम में क्षमता है, इसको अभी तक हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं, जो हथियार वो फायर करता है हम भी उसी हथियार से फायर करते हैं। अभी हमें पहल करनी चाहिए, इसको दर्जा बढ़ाएं, बड़े हथियार इस्तेमाल करें, आर्टिलरी का फायर लॉन्ग और सस्टेन्ड फायर करें, उसको पाकिस्तान ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता, वो हमारे हक में है, हम तो उसकी टैक्टिक्स के पीछे पड़े हुए। हमें पहल करनी चाहिए, और जब तक पाकिस्तान ये नहीं माने कि मेरी गलती थी, मैंने पहल की है, और जब तक वो ना रिक्वेस्ट करे कोई किस्म की फ्लैग मीटिंग, किसी बातचीत का कोई सवाल जनक कादियान, आती हूँ दोबारा आपके पास, लेकिन विनोद शर्मा, क्या आप इस हक में हैं? वो ये कह रहे हैं कि बातचीत बिल्कुल ख़त्म की जाए और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, क्या वाकई ये रणनीति होनी चाहिए? देखिए, हमारे बर्र-ए-सगीर में वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन, ना हमारे लिए ना उनके लिए। ये बात सच है कि पाकिस्तान आज के दिन अंदरूनी तौर पे बहुत बिखरा सा हुआ है, उनके अपने बड़े मसाइल हैं, और हो सकता है कि उनसे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने ये काम रचा हो। लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि इंटरनेशनल बॉर्डर जिसको हम कहते हैं, और कादियान साहब इसकी कंफर्मेशन करेंगे कि वो लोग उसको वर्किंग बॉर्डर बोलते हैं। वर्किंग बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर को पाकिस्तान वर्किंग बॉर्डर बोलता है। सही बोलता है, गलत बोलता है, उनकी बात है। और इंटरनेशनल बॉर्डर पे एग्रेशन और साधना निशाना सिविलियन पॉपुलेशन पे, इससे सीधा सीधा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये जो नई सरकार आई है उसको परख रहे हैं। दे आर टेस्टिंग वाटर्स, जैसे मुखर्जी साहब ने कहा कि कितना जमाना बदल चुका है, ये देख वो रहे हैं। परख रहे हैं, और वो परख रहे हैं, और उसके परखने का एक तरीका ये है कि जनता में भारत की उन्माद पैदा करो, और उस उन्माद के चलते इस सरकार को कुछ ऐसा करने पे मजबूर करो जो स्पेक्टेकुलर हो जनता के लिहाज से भारत की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिहाज से इर्रेस्पॉन्सिबल हो। ये मुझे उनकी स्ट्रेटेजी नजर आ रही है, ताकि पूरा लाइट में भारत को दिखाया जा सके। इसके चलते मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने अभी तक एक भी टिप्पणी इस बात पे नहीं की है। ये बहुत अच्छा है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी एक भी टिप्पणी इस बात पे नहीं की है, ये अच्छा है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने इस पे बात की है, ये अच्छा है। बिल्कुल। और इन दोनों को इस पे बात करनी चाहिए। ये छोटे छोटे जो बीजेपी के लीडर टेलीविजन पर आकर मसल फ्लेक्सिंग करते हैं, इन पे रोक लगानी चाहिए। मुबशिर साहब, आप यहाँ सुन रहे हैं स्टूडियो में, हालांकि कुछ बात आप नहीं सुन पाए, लाइन भी बीच में कट हुई है, लेकिन आप सुन रहे हैं यहाँ पर जो एक गुस्सा आपको नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं वो एक पब्लिक का सेंटिमेंट भी है। वहाँ भी जो है हिंदुस्तान में जो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स हैं वो भर कर सामने आ रहे हैं, और जाहिर है गवर्नमेंट जो है कोई एक्शन ले सकती है, एक्शन लेने पर मजबूर हो सकती है। और विनोद शर्मा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भी एक स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है कि पाकिस्तान में चूँकि अंदरूनी हालात अच्छे नहीं हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ से ध्यान हटाने के लिए इंटरनेशनल इशूज़ को, कश्मीर की प्रॉब्लम को, भारत के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको आगे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना। जी, मैं दोबारा अपने पॉइंट पे आऊंगा कि फिर तो हर साल ये होता है और हर साल नाकाम हो जाता है। तो फिर आई एम सॉरी अगर इस साइड के लोग ये सोचते हैं कि जनाब ये जो स्ट्रेटेजी मुसलसल एक डेकेड से नाकाम हो रही है, इसको ही जारी रखना है, तो आई एम सॉरी, आई डोंट बाय दिस थिंग। पाकिस्तान के हालात ये हैं कि अब तो इंडिया और पाकिस्तान को मिलके बैठना पड़ेगा। अल-कायदा ने अपना एक चैप्टर साउथ एशिया का खोल लिया है, जिसका मेन टारगेट जो है उस चैप्टर का इंडिया, बांग्लादेश और बर्मा वगैरह हैं। अब तो आप पाकिस्तान और इंडिया का एक कॉमन नहीं, लेकिन जब आपस में लड़ेंगे तो अल-कायदा से कैसे लड़ेंगे फिर? यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा खौफनाक चैलेंजेस हैं। जैसे अभी आप खेल में होगा, दाइश, इस्लामिक स्टेट का यहाँ पे इमरजेंस हो रहा है, और
टीटीपी ने उसके साथ अलायंस कर लिया है। ये बिल्कुल नया चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, जो कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसी को शदीद तरीके से इफेक्ट करेगा और पाकिस्तान को नए तरीके से बनानी पड़ेगी। पॉलिटिकल फ्रंट पे आप देख लीजिए क्या सूरत हाल है। उसके बाद पाकिस्तान एक ऑल टुगेदर फ्लड इफेक्टेड एरिया बन चुका है। पंजाब के जो बहुत सारे इलाका जाते हैं और स्पेशली वर्किंग बाउंड्री के साथ जहाँ पे ये बात कर रहे हैं, जहाँ पे इसका वो इलाका जो है वो फ्लड जोन है इस वक्त। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ कश्मीर पर्पस के लिए हो सकता है किसी तरफ से, मैं ये नहीं कहता इंडिया की तरफ से, किसी तरफ से किसी हॉकिश ने एक फायर किया और जिसके नतीजे में कुछ इस तरह का हो, लेकिन क्वेश्चन फिर ठीक है मुबशिर साहब, शुक्रिया आपका, तमाम शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। फिलहाल समय बहुत कम बचा है। राना बैनर्जी वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तो अपने आप से फुर्सत नहीं है, वो ये सब क्यों करेगा, और हो सकता है एक हिस्से ने ऐसा किया हो, लेकिन ऐसा कहने से बात खत्म नहीं होगी। आप ये बताइए कि क्या वाकई बातचीत की मेज़ पर आना होगा? हम जानते हैं पहले हुर्रियत वाला एपिसोड हो चुका है, उसके बाद आप जानते हैं ये दूसरा पूरे एक हफ्ते से किस तरह से टेंशन एस्केलेट है, तमाम टीवी चैनल्स डिस्कशन कर रहे हैं और इससे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भारत का वो ऐसा नहीं है कि सब नहीं देख रहा है। इस सब के तहत आप कहाँ हालात जाते हुए देख रहे हैं? नहीं, मेरी अपनी राय तो यही है कि बातचीत का मुद्दा फिर से चालू करना चाहिए। किस स्तर पे करना चाहिए ये सिद्धांत लेने की बात है, लेकिन जब तक हम वहाँ की सेना को एक सिस्टमेटिक तरीके से बातचीत में, अपनी सेनाओं के विभिन्न स्तरों में बातचीत का एक स्तर जारी नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की घटनाओं का कोई आसान सुलह नहीं निकल पाए। लेकिन बीच में तो तमाम तरह की बातें भारत की तरफ से भी ऐसी हो चुकी हैं कि हुर्रियत वाले एपिसोड के बाद भी बातचीत में कहीं ना कहीं वो राजनीतिक मुद्दे दूसरे हैं। ये सेना से सेना की बातचीत होना बहुत ज़रूरी है और विभिन्न स्तरों पे होना ज़रूरी है, तो तभी जाके जो है आपस की ये टेंशन जो है, खासकर लोकलाइज्ड या बॉर्डर की जो टेंशन है वो कम होगी। राज कादियान, आप ईद के मौके पर मिठाइयों का एक्सचेंज ना होना, ये सब कितना गंभीर मानते हैं? आपको लगता है कि क्या पहले ऐसा होता रहा है? क्या इसे ये माने कि वाकई एक, अगर अंग्रेजी में कहें कि न्यू लो है, वाकई निम्न स्तर पर जो है रिश्ते पहुंच चुके हैं दोनों देशों के? नहीं, इस बार की जो सीज़ फायर की वायलेशन है ये बहुत गंभीर है। ये पहली बार, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये मौका है जबकि ईद के मौके पर भी उन्होंने मिठाई एक्सचेंज करना मंजूर नहीं किया या गिफ्ट लेने देने मंजूर नहीं किए। तो ये तो उनकी एक एस्केलेशन की एक स्ट्रेटजी है। विनोद जी ने कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या है, वो चाहे स्ट्रेटजी कुछ भी हो। बैनर्जी साहब ने कहा कि अभी मिलिट्री लेवल पर बात होनी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं। ये समस्या मिलिट्री की नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर की समस्या पॉलिटिकल है, इसका हल भी पॉलिटिकल निकलेगा। आप ये कह रहे हैं दोनों सेनाओं के बीच बातचीत नहीं होनी चाहिए, दोनों नेताओं के बीच बातचीत होनी चाहिए? नहीं, नेताओं के बीच बातचीत, इसका हल भी नेता ही निकालेंगे। सेना तो नियंत्रण रख सकती है इस पर, सेना इसका हल नहीं ढूंढ सकती है। इस मामले में जब फायरिंग उन्होंने शुरू की है और वो ब्लेम हम पर डाल रहे हैं, मेरे ख्याल से फ्लैग मीटिंग जिसकी आप बात करोगे, सेनाओं की आपस में बात हो, डीजीएमओ की, कोई हल नहीं निकलने वाला इस बार, जब तक पाकिस्तान की लीडरशिप खुद इसको फायर को रोकने के लिए ना मांगे और खुद बातचीत करने की पहल ना करे, कोई करने की जरूरत। जी, आप तो शर्त रख रहे हैं, लेकिन एम्बेसडर मुखर्जी क्या बताइए कि नेताओं के बीच या सेनाओं के बीच, क्या भारत की सेना तो यहाँ पर तय भी नहीं करती है, पॉलिटिकल डिसीजंस तो यहाँ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ही लेता है पाकिस्तान के खिलाफ? यही प्रॉब्लम है। जनरल कादियान बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी बात थोड़ी मैं आगे और बढ़ा देता हूँ। ये बातचीत का इस समय कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, चाहे कोई चाहे चाहे या ना चाहे, बातचीत इज मीनिंगलेस, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लियर हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान का पॉलिसी, बातचीत अगर शुरू भी हो जाए, पीस के लिए नहीं है, इंडिया को ठेस पहुंचाने के लिए है। और सोल्यूशन पॉलिटिकल इवेंचुअली होगा, अगर होगा भी, ये भी बिल्कुल सही बोला उन्होंने। लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि एक तरफ भारतवर्ष है जहां पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट रियली कुछ डिलीवर कर सकती है टेबल पे, वहां का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। अब सेना टू सेना टॉक्स नहीं हो सकती रियली एट द एंड, क्योंकि दूसरे तरफ क्योंकि वो सेना पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप से बात नहीं हो सकती क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान में कंट्रोल में नहीं है। पूरा जो असमंजस है कहीं ना कहीं वो इट इज अ मिक्स्ड अप स्टेट, इट इज एन अनफिनिश्ड स्टेट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टेररिस्ट स्टेट।
तो काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल मुखर्जी, एम्बेसडर मुखर्जी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जो स्टूडियो में आप देख रहे हैं जो बहस दो अलग अलग खंडों में बटी नज़र आ रही है, दो मेहमान ये चाहते हैं कि बातचीत ज़रूर होनी चाहिए और दो मेहमान ये समझते हैं कि बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है जब इस तरह की झड़पें और इस तरह के हमले पाकिस्तान की तरफ से होते रहेंगे। शायद यही जो है बताता है एक आम राय भारत में किस तरह से है, लेकिन साफ तौर पर अगर रीज़न से सोचा जाए तो यही है कि शायद इन झड़पों का कोई अंत नहीं है। बिल्कुल समय समाप्त हो चुका है। विनोद जी माफ़ कीजिएगा। तो फिलहाल कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।